अभी तक हमने विटामिन ए, B1, B2, B3 डिस्कस कर लिया है और इनसे होने वाले रोग और किस चीज़ में ये विटामिन पाए जाते हैं इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया है हमने। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन B6। इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है? तो इसकी कमी से डिजीज़ होता है एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी का रोग कहते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। खून की कमी, त्वचा संबंधी समस्याएं यानी स्किन प्रॉब्लम भी होता है B6 की कमी से, और तंत्रिका क्षति यानी कि न्यूरॉन्स का डैमेज होना भी विटामिन की कमी से हो जाता है। अब हम इसमें समझेंगे कि आखिर ये सोर्सेस क्या हैं विटामिन B6 के। तो सोर्सेस हैं चिकन, फिश यानी मछली, आलू, केला और एवोकाडो। आलू, केला और एवोकाडो, ये इनसे हमें प्रचुर मात्रा में B6 मिल जाता है। और B6 की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसमें माइल्ड एनीमिया होता है, यानी कि ये थोड़ा घातक नहीं होता है, ये कम घातक होता है। और जब हम बात करते हैं B9 की, तो B9 में जो एनीमिया होता है खतरनाक होता है, वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है। तो विटामिन B6 से होने वाला एनीमिया घातक नहीं होता है, जबकि B9 से होने वाला एनीमिया घातक होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि B9 मिलता किस में है। तो पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, पालक हो गई, चौलाई हो गई, भथुआ हो गया, और जो है पत्तेदार गोभी हो गया, तो इन सब में क्या मिलेगा? B9 आपको मिल जाएगा। दाल, बीन्स के बारे में अभी हमने पढ़ा। मेवे, ड्राई फ्रूट को भी हम जानते हैं। पोर्टिफाइड जो है अनाज के बारे में भी हम जानते हैं कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है मिला दिए जाते हैं जिनके सेवन से हमें पर्याप्त पोषण मिल सके। तो पोर्टिफाइड अनाज उन्हें कहते हैं, अभी शुरू में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे विटामिन B12 के बारे में। अब ये क्या है? तो ये भी रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया से संबंधित बीमारी उत्पन्न करता है। इसमें कमजोरी, थकान और तंत्रिका क्षति होती है। किन सोर्सेस से विटामिन B12 मिलता है? तो इसमें है मांस, मुर्गी, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद। और शाकाहारी जीवों के लिए क्या? पोर्टिफाइड जो है विकल्प उपलब्ध है उनके लिए। पोर्टिफाइड जो ग्रेन्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, उनको खा करके वो विटामिन जो है B12 कंप्लीट कर सकते हैं। विटामिन C की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे एक डिजीज़ होता है, जिस डिजीज़ का नाम क्या है? स्कर्वी। ये डिजीज़ में क्या मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि जो मसूड़े होते हैं उन मसूड़ों से खून आने लगता है। तो कई बार जो हमारे मसूड़े होते हैं, आपने गौर करके देखा होगा कि जिनको ये बीमारी स्कर्वी की होती है, तो मसूड़े से क्या आता है? खून आने लगता है, दांतों पे खून लगने लगता है। तो कारण होता है ये विटामिन C की। विटामिन C अगर हम प्रॉपर वे में ना लें तो हमें जो है मसूड़ों से खून आने लगता है, पायरिया की शिकायत हो जाती है। तो पायरिया आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा थकान, कमजोरी इत्यादि लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि ये सोर्स विटामिन C के जो सोर्स हैं वो क्या हैं, वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो विटामिन C जो हमें है नींबू से, खट्टे पदार्थों से आमतौर से प्राप्त होता है, जिसमें नींबू है, संतरा है, शिमला मिर्च भी इसमें आ जाती है, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी, कीवी भी। जो खट्टे पदार्थ होते हैं ज़्यादातर नींबू, संतरा और स्ट्रॉबेरी और कीवी, ये मुख्य रूप से होते हैं इसके सोर्स, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन C जो है पर्याप्त मात्रा में मिलता है।
तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और यदि ये समस्याएं आ रही हैं तो खुद से इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि क्या डिजीज़ है हमारा, क्या उसका प्रिवेंट है, क्या कैसे हम उससे प्रिवेंशन करें, और क्या चीज़ हम डाइट में लें, और दवाएं उसके लिए क्या होंगी। तो ये डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए, खुद अपने आप नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह की दिक्कतें हैं भी तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि माइनर लेवल पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो से अधिक जो है न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकता है, और ये हम पता नहीं लगा सकते, केवल इसके लिए जो ट्रेंड डॉक्टर होते हैं वही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम विटामिन सी को देख लिए। अब विटामिन सी के बाद हम क्या देखेंगे, विटामिन डी के बारे में। अब इसको समझ लेते हैं। तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, रिकेट्स बोलते हैं इसे। इसमें क्या हो जाता है, हड्डियां जो होती हैं, बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, और कई बार बच्चों में बैंड जो है मिल जाती हैं, बैंड हो जाता है, जो बोन्स होता है वो बैंड होता है। तो मान लीजिए ये कोई लड़का है, तो इसकी ये जो पैर हैं वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बैंड हो जाते हैं। पैर स्ट्रेट कई बार ठीक रहते हैं, लेकिन जिनमें ये बीमारी होती है उनके पैर क्या हो जाते हैं, ऐसे कर्व बन जाते हैं, इस तरह से कर्व बनाने लगते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, और इसे हम रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें वयस्कों में, तो वयस्कों में हड्डियां क्या हो जाती हैं, थोड़ी कमज़ोर सी हो जाती हैं। अगर विटामिन डी की कमी है तो कमज़ोर हड्डियां हो जाती हैं और टूटने का भय रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो अच्छा खा करके, और वो अच्छा कैसे खाएंगे, तो तैलीय मछली यानी कि जो फैटेबल फिश होती हैं, ऑयली फिश होती हैं जिनमें ऑयल मिलता है, तेल वाली मछली मिलती है, उनको हम प्रयोग कर सकते हैं। अंडे की जर्दी प्रयोग कर सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे विकल्प क्या हो जाते हैं, विटामिन डी के लिए। और एक और सोर्स होता है, वो क्या होता है, जो सन का एक्सपोजर होता है, सन एक्सपोजर बोलते हैं। सूरज की रोशनी जो हमें मिलती है उनसे भी हमें क्या मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सनलाइट में सन के एक्सपोजर में जाना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए, जिसको सन बाथ भी बोलते हैं। क्या होता है कि कई जगहों पे सन बाथ भी लिया जाता है, यानी कि धूप में खुले होकर के लेट जाना, तो ये सन बाथ कहलाता है। अब ये नहीं कि दोपहर में आप चले जाएं और गर्मी में, तपती गर्मी में सन बाथ लें, तो आपका तबीयत खराब हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सन बाथ का एक फिक्स टाइम होता है, डॉक्टर से सलाह लेकर के करनी चाहिए। और सर्दियों में ज़्यादातर ये आरामदेह होता है, क्योंकि उस समय हमें गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, और मॉर्निंग टाइम में हमें ऐसा करना चाहिए सन बाथ लेने के लिए। तो इससे पर्याप्त मात्रा में हमें विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे विटामिन ई के बारे में। तो कई प्रकार की दुर्लभ बीमारियां, पित्त के संबंधित बीमारियां होती हैं, तंत्रिका संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इनके जो है क्योर के लिए, इनसे बचने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, और कई सारी वनस्पतिक चीज़ें होते हैं उनको हम खा सकते हैं, जिससे हमें विटामिन ई मिल सके। तो हमने टोटल ओवरऑल सभी विटामिन को डिस्कस किया। यहाँ पे कुछ इंग्लिश में इस विटामिन का हमने लिस्ट बना रखा है, इस लिस्ट को आप बना करके इनको लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने बताया था कि विटामिन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे हम, कि क्या कैसे है ये। तो मान लीजिए हमने विटामिन ए को डिस्कस किया, बी के कई पार्ट्स थे, पहला पार्ट्स क्या था, B1 था। फिर हमने डिस्कस किया B2 को, फिर B3 को। तो ये 3 हो गए। इसके बाद क्या करेंगे आप,
3 में 3 प्लस कर देंगे। 3 में जैसे 3 ऐड करेंगे तो 3 और 3 6 हो जाते हैं। तो अगला हमारा विटामिन कौन सा होगा? B6 होगा। और फिर इसमें 6 में 3 अगर ऐड कर देते हैं तो 6 और 3 9 हो जाता है, 9। तो ये B9 हमें मिल जाता है। और इसके बाद जो है वो अगला हमारा क्या होता है? 9 में अगर आप 3 ऐड कर दें B12 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हुए हमारे विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 एंड B12। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। याद कैसे करेंगे? तो 1 2 3 और 3 में एक एक करके 3 ऐड करते जाएंगे। तो 3 में 3 ऐड करेंगे 6, फिर 3 ऐड कर देंगे तो 9, और फिर जो है इसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? B12। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा कि बी के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया? विटामिन डी के बारे में, और उसके बाद विटामिन ई, एंड लास्ट में कौन सा विटामिन था? के। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये कुल टोटल हमारे पार्ट्स हैं। और टोटल ये कितने हैं? 11 पार्ट हैं। विटामिन के कुल टोटल 11 हैं। देख लेते हैं एक बार कैसे। तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो टोटल कितने विटामिन्स हैं? तो 11 विटामिन्स है। और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 और उसमें लगातार हम 3 3 जोड़ करके क्या बना लेंगे? 12 तक बना लेंगे। तो विटामिन को डिस्कस कर लिया। अब कुछ पिक्चर समझ लेते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, सोर्सेस क्या हैं उन पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। आप उसको देख करके भी याद कर लें। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था और समझा था मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कैसे इसको डिस्कस किया था शुगर और स्टार्च के रूप में। आज हम कुछ फिगर से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस फूड में ये मिलता है। यहाँ पे ये कुछ फूड हैं, अब यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ये लाठियों का गट्ठा। ये लाठियाँ नहीं हैं, ये शुगर कैन है। ये क्या है? शुगर कैन है, यानी कि गन्ना, जिसे ईख बोलते हैं आप सब, और इसका रस निकाल के पीते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। हालांकि इनमें भी शुगर होता है, बताया ही गया था, चीनी, मिठास। ठीक है, इसके अलावा क्या हम लेते हैं? तो पोटैटो, आलू, ये आपको दिख रहे हैं सुंदर सुंदर गोल मटोल आलू। तो आलू से भी क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? एनर्जी का सोर्स होते हैं। यानी आप देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, चलते हो, कोई काम करते हो, तो ये सबके लिए क्या? एनर्जी चाहिए। और इसी एनर्जी से हम काम कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट से हमें डिफरेंट टाइप के एनर्जी मिलता है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है। और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलता है, किस में मिलता है? तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पोटैटो से हमें, आलू से हमें मिल जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि इसे आप गंजी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं, क्योंकि आलू जैसा होता है और स्वीट लगता है, मीठा लगता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो हो गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ये क्या दिख रहा है? व्हीट, यानी कि गेहूं। और गेहूं से रोटी बनता है, उस रोटी को हम खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट वहां से भी मिल गया हमको। इसके अलावा ये क्या दिख रहा है? ये है चावल, जिसे आप कहते हो राइस। और राइस से भी क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये क्या है? शायद आप ना पहचान पाए, लेकिन ये है बाजरा। और बाजरे से भी हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा
ये आप देख रहे होंगे, इसे तो भून के खूब खाते हैं, मज़ा आता है। तो ये कॉर्न है, मक्का। ठीक है, कौन है कॉर्न। तो इसे कॉर्न हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में से कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, मक्का बोलते हैं, मेज बोलते हैं। ठीक है, इसी से पॉपकॉर्न बनता है। तो जो आप पॉपकॉर्न खाते हो वो मेज का ही एक वैरायटी होता है, जो काफ़ी अच्छा लगता है, मीठा लगता है, और वो खाने में मज़ा भी आता है। तो ये मेज यानी मक्का जो है, इससे भी कार्बोहाइड्रेट हमें मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंगो, मज़ा आता है खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इससे भी हमें क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये क्या है, ये मेलन है, वाटरमेलन जिसे बोलते हैं। और तरबूज से भी हमें क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है, और इसके साइड में एक फिगर आपको दिख रहा है, ये किस चीज़ का है, पपाया, पपीता। और पपीता भी कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है। तो इनमें से कुछ भी अगर आप खाते हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होगी, एनर्जी की कमी नहीं होगी। तो ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। अब आगे की वीडियोस में ऐसे ही हम क्या डिस्कस करेंगे, और सारे एनर्जी के सोर्सेस को डिस्कस करेंगे।